मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पिहेवा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रोफेसर रणधीर सिंह से जानकारी लेंगे कि वो 2024 के इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं। पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और भावी प्रत्याशी भी हैं। जनता के दिलों की आवाज़ बने हुए हैं, जनता की समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं, जनता की समस्याएं उठाते रहते हैं। हम आज जानकारी लेंगे कि वो 2024 को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जी, आपका हमारे मीडिया में स्वागत है। 2024 को इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं, आने वाले समय में चुनावी आहट शुरू हो चुकी है। जी, प्रत्येक अपनी अपनी एक्टिविटी करे हुए हैं, जनसंपर्क बढ़ाए हुए हैं। उसी प्रकार जननायक जनता पार्टी ने भी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में एक पूरी मुहिम चलाई हुई है। आज हमारा हल्का सतर पर संगठन मजबूत है। आज हमारे बूथ योद्धा और बूथ सखी बूथ लेवल पर संगठन में हमारा काम चला हुआ है और प्रत्येक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हमारे नियुक्त हो रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो सैनिक शक्ति है चुनावों के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और डॉक्टर अजय चौटाला जी जो जो आदेश देते हैं, दुष्यंत चौटाला जी जो जो निर्देश देते हैं, हम उनके अनुसार कार्य करते हैं। गठबंधन सरकार के बारे में हम बात करते हैं। जो जो घोषणाएं की गई थी, क्या वो पूरी होती नजर आ रही हैं? दुष्यंत चौटाला जी ने हमेशा प्रयास करे हैं नौजवानों के लिए, व्यापारियों और कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, चाहे किसान की फसल बेचने का काम हो, चाहे नौजवानों के लिए उन्होंने 75% रोजगार प्राइवेट सेक्टर में देने का काम हो, या सरकार की जो जो चीजें थी वो दुष्यंत चौटाला जी उन चीजों के लिए पूरा प्रयास करते रहते हैं। हल्के में समस्या क्या क्या आपको देखने को मिलती है? कैसे जनता की आवाज उठाते हो आप? अगर आप पेहवा को लोगे पर्टिकुलर विशेष तौर पर, तो बाहर से देखने के लोगों के लिए कि पेहवा बहुत विकसित है, खुशहाल है, समृद्ध है, संपन्न है। परंतु यदि पेहवा के अंदर जाकर के देखोगे, यदि गांव के बगड़ों को, गांव की गलियों को में जाकर के देखोगे, यदि युवाओं से बात करोगे, तो पेहवा के अंदर एक समस्या नहीं है, पेहवा के अंदर हजारों समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या पेहवा के अंदर क्या है? सबसे पहली समस्या पेहवा की ये है कि पेहवा के अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय होते हुए भी हायर एजुकेशन की कमी है। पेहवा के अंदर सबसे दूसरी जो समस्या है वो रोजगार की है। और उस रोजगार की समस्या के कारण ही पेहवा के जो नौजवान हैं यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, बल्कि वो विदेशों में, आपने देखा होगा डोंकी का जो सिस्टम है, वो बच्चे यहाँ के प्रेशर करके अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं और सस्ते दामों पर प्रॉपर्टी बेच करके ट्रैवलिंग एजेंट के ऐसे चुंगल में आते हैं, वो पूर्ण रूप से कुछ बच्चे रास्ते में रह जाते हैं। ऐसे अनेक मामले मेरे संज्ञान में आए हैं जब जो बच्चे वहां नहीं पहुंच पाए और डोंकी के जरिए जो गए, उन्होंने उनके ऊपर निर्मम अत्याचार किए और ऐसी दयनीय स्थिति पेहवा के अंदर देखने को मिलती है। इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं सर? इसका जिम्मेवार, अगर पिछले 50 साल में आप देखोगे, पेहवा के अंदर सदा मिनिस्ट्री रही है, पेहवा सब पेहवा के अंदर है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी पेहवा के अंदर ना ज्ञान की बात करेंगे, ना एजुकेशन की बात करेंगे, ना एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। और जिसका मुख्य कारण यही रहा कि राजनीतिक सोच पेहवा के अंदर एक पैदा ही नहीं कर पाए। तो इसलिए मुख्य तौर पर जो अभी तक के जो नुमाइंदे रहे हैं, अभी तक की जो मिनिस्ट्री पेहवा के अंदर रही है, उन्हीं की जवाबदेही है जो आज के हालात पेहवा के अंदर है। तो सर, जैसे गठबंधन की सरकार है और बात की जाए कि जैसे सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम विधानसभा पेहवा का है, वो सरस्वती पुल को लेकर है। और अभी तक जो हमारे खेल मंत्री हैं वो इसको समाधान नहीं कर पाए, क्या कहेंगे सर? सरस्वती का ये पुल है, ट्रेन का पुल जो है जी, वो मेरे ऑफिस के साथ है, सामने है, बिल्कुल सामने है। और मैं जब भी आता हूं मेरे को अनेक प्रकार की समस्या नजर आई है, क्योंकि ये लाइफ लाइन है पेहवा की। तो हमने कई बार लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर जननायक जनता पार्टी के सभी परिवारों ने, जिला अध्यक्ष ने
मुल्तानी जी ने, गुलाल बड़ैच ने, सारे साथियों ने मिलकर प्रयास किए जी। लेकिन जब वो चीज यहां हम देखते थे वो उस समय नहीं हो पाई, फिर हम सब मिलकर के डिप्टी सीएम के पास गए जी कि जी मेन प्रॉब्लम पेवा की डैम का पुल है, और वहां से जो आसपास के जो रोजगार के संसाधन हैं, चाहे पहले 4-5 पैलेस हैं यहाँ और जो दुकानें हैं, वो सारे के सारे लगभग 1-1.5 साल से वो लोग घाटे में चल रहे हैं। हम इकट्ठे होकर जब दूसरे चौटाला जी पे गए, डिप्टी सीएम साहब पे गए, उन्होंने उसी समय हमारे को एक ही आदेश दिया, कल मैं पेवा आऊंगा और सारे प्रशासन को वहीं बुलाऊंगा और मौके पे ही उनको आदेश दूंगा। ये आप सुनो मेरी बात। 9 सितंबर को हम सुबह 8 बजे डिप्टी सीएम की कोठी पर मिले, 11 को 10 या 11 को, और अगले दिन दूसरे चौटाला जी यहाँ आए, आकर के उसी टाइम सारा प्रशासनिक तामझाम मिला करके उनको कहा कि कल ही काम शुरू होना चाहिए, और हमारे प्रयासों से ये पुल का काम शुरू हुआ है। क्या आशा करती है जनता की कब तक ये कार्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये कार्य चला हुआ है लेकिन पूरा नहीं हो पाया है? देखिए 10 सितंबर से काम शुरू, 10 सितंबर को कह के गए हैं, लगभग 15 सितंबर से काम शुरू हो गया था। अभी मौसम की भी मार रही है थोड़ी सी, तो टाइम तो थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन जब काम शुरू हो जाता है तो काम। पेवा की जनता को आशा दिलाएंगे आप, आश्वासन दिलाएंगे कि ये जल्द कार्य पूरा हो जाएगा? पेवा की जनता आपको देख रही है। केवल पुल का काम जल्द पूरा नहीं होगा जी, मैं चाहता हूं हमारे बच्चे, पेवा की जनता कुछ विजन, कुछ लक्ष्य, कुछ उद्देश्य को देखोगे। यहाँ सरस्वती के ऊपर बहुत बड़ी भीड़ होती थी, बड़े मेले और जमेले लगते थे, बड़े यहाँ लिटरेरी गायक, सांग और कविश्री यहाँ पे हमें आते थे, और 15 दिन में यहाँ के लोगों का 1 साल का रोजगार हो जाता था। आज वो भीड़ खत्म हो गई है। आज मानसौर बठिंडा के लोगों को तो पता है कि पेवा के अंदर मेला लगता है, लेकिन पेवा के यहाँ स्थानीय लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उसके बारे में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं कराया, कोई वर्कशॉप नहीं करी। जो चीज हमारा मूल है, ऐतिहासिक है, आध्यात्मिक है, हमारे बच्चे दूसरी समस्या सर यहाँ पर ये है कि बात करें स्वच्छता की अगर बात की जाए, यहाँ पर एक धार्मिक स्थल है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पिंड भराने के लिए आते हैं, और वो जो तीर्थ है वहां पर इतना गंदा है कि वहां का पानी भी स्वच्छ नहीं है। ये मेरा मुख्य एजेंडा है जी। सरस्वती का जो मेला है, सफाई है। आज आप देखो अयोध्या के अंदर एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, लोगों का ध्यान उस तरफ भी है जी। और उसी प्रकार यदि हम पेवा को स्थानीय लोग मिलकर के, सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर के, सोशल इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थान मिलकर के, यदि हम संकल्प लें कि हमने अपनी इस विरासत को के अंदर अगाध विश्वास पैदा करना है, इसके प्रति चेतना पैदा करनी है, विवेक पैदा करनी है, तो सब कुछ होगा। लेकिन उसके लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। ये मेरा मुख्य एजेंडा है। चुनाव में भी मेरा मुख्य एजेंडा था कि सरस्वती को संभालना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में नई पीढ़ी जो है टेक्निक और टेक्नोलॉजी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है एक गाय का। गाय जो है यहाँ पर उसको सही स्थान नहीं दिया जा रहा है, और वो सड़कों पे धक्के खा रही है और फसलों को भी बर्बाद करती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, काफी जगह शिकार गाय को बनना पड़ता है। और गाय के मुद्दे को लेकर जो भारत की सरकार है, ये चुनाव लड़ा गया था, क्या कहेंगे सर? आज से लगभग 1 महीना पहले जी मैंने गौशाला को विजिट किया था, और गौशाला के प्रधान जगदीश जी जग्गी भी थे, मेरे साथ सुरेश जी भी थे, और मैं अपनी जेब से कुछ वहां मान सम्मान दे के आया था। और तब भी मैंने उनको वहां के हालातों को देख करके मैंने एक ही उनसे प्रार्थना करी थी कि आप चुनावों से पहले सभी पार्टियों के लोगों को, सोशल धार्मिक संस्थाओं को इकट्ठा करिए, ताकि हमारी इस गौ माता की बेकदरी ना हो, इसके ऊपर अत्याचार ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति वेदों पुराणों ऋषियों की संस्कृति है। तो इसलिए यदि हमारी गौ माता ही बीमार रहेगी तो हमारी मानसिकता, हमारी सोच भी बीमार रहेगी। तो मैं एक वहां वादा करके आया था कि यदि मुझे परमात्मा ने मौका दिया तो मैं गौ माता की सेवा करने का काम। भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार राजनीति आपकी बड़ी अच्छी तरीके से आती है, आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो सकता है? मैंने लगभग 24-25 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है जी, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने MA, MPhil, LLB और PhD की है, और मैं नौकरी को रिजाइन करके
डॉक्टर अजय चौटाला जी के निर्देशानुसार उनकी सोच के अनुसार पेवा के अंदर राजनीति करने आया। लेकिन जब चुनाव लड़ा था तो मेरे को अलग महसूस हुआ। चुनाव लड़ने के बाद जब अलायंस में हमारी सरकार आई और मैं भी काफी दफ्तरों में गया, अनेक दफ्तरों में गया, वहां ये चीज मेरे भी कानों में पड़ी कि यहाँ करप्शन है, भ्रष्टाचार है और कुछ अधिकारी लोगों पे ज्यादती कर रहे हैं। एक दो नगर पालिका के इशू भी आए, एक दो वीडियो ब्लॉग के भी, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता। हमारी जननायक जनता पार्टी के सारे लोग उन अधिकारियों की शिकायत लेकर के दूसरे चौटाला जी पे भी गए और सस्पेंड भी करवाए गए कुछ अधिकारियों ने। तो हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास रहा है। जनता जानना चाहती है, जनता का सवाल है, जनता आज जागरूक हो चुकी है। जनता ये कहती है कि जब हम वोट देते हैं, नेता लोगों को सरकार बनाते हैं और सरकार इनकी सैलरी देती है, जो अधिकारी होते हैं सरकारी कर्मचारी, तो हमारा पैसा है, जनता इसकी मालिक हुई, तो जनता के काम ही नहीं होते बिना पैसे से और उनको परेशान नहीं होगा सामना करना पड़ता है। इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने फांसी के फंदे इसलिए नहीं चुमे थे कि इस देश के अंदर डिम्मर की तरह ये करप्शन फैलेगा, लेकिन आज हम ये चीज महसूस करते हैं। मैं जनता को एक ही बात कहता हूं कि जब आप अपना नेतृत्व के बारे में फैसला करें चुनाव के अंदर, 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, तो जिस प्रकार पुराने जो लोग हैं, अगर वो किसी पशु या जानवर को भी खरीदते थे तो उसकी बैकग्राउंड जरूर देखते थे कि वो कैसा है, कैसी सोच है, किस तरह का है। तो उसी प्रकार जब भी आप डेमोक्रेसी में चुनाव आए और चुनाव के दिन जब आप ईवीएम का बटन दबाएं, तो बटन दबाने से पहले अपनी विवेक से, अपनी अंतर आत्मा से ये जरूर सोचने का काम करें कि हमारे भले के लिए, इस धरती के लिए, सरस्वती के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों और व्यापारियों के लिए कौन ठीक रहेगा और कौन ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सीखने वाला होना चाहिए। नशे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नशा चरम सीमा पर, नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वारदात भी बढ़ रही है। अगर हम इस पे चर्चा करें, ये केवल जो यहाँ एंटी सोशल एलिमेंट्स, चाहे भू माफिया के रूप में, चाहे वो ड्रग माफिया के रूप में, चाहे वो ब्रेन ड्रेन ट्रैवलिंग उसके रूप में, यहाँ काफी प्रकार का उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि जिन्होंने अपने थोड़े से फाइनेंस, आर्थिक लालच के लिए उन्होंने हजारों बच्चों को, नौजवानों की गर्त में डाल दिया। एक तो मुख्य कारण है, एक थोड़ा सा ये भी जो हमारी पंजाब की बेल्ट लगती है, उधर से भी कहीं ना कहीं पंजाब के उधर से जो माफिया है वो भी आकर के पेवा को डिस्टर्ब करते हैं इस मामले में। तो इसलिए मेरा प्रयास यही रहेगा कि यूथ को नशे से बचाया जाए, उनके अंदर विवेक, चेतना और बुद्धि पैदा करी जाए, हायर एजुकेशन उनको दी जाए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ 11,500 एकड़ में सरस्वती रेंज का फॉरेस्ट है, एक बहुत बड़ा कुदरती संसाधन है, उसको भी जनहित में प्रयोग किया जा सकता है। तो मैंने तो अक्सर कहता हूं, मैंने एक बार डिप्टी सीएम से भी बात करी थी कि 11,500 में जो फॉरेस्ट है उसमें कैथल से कनेक्ट किया जाए, कुरुक्षेत्र से कनेक्ट किया जाए और पटियाला से जोड़ करके उसको क्यों ना इसको एक पिकनिक स्पॉट बनाया जाए, ताकि संडे को छुट्टी वाले दिन लोग यहाँ छुट्टी मनाने आए और आसपास के फार्मर्स को ऑर्गेनिक खेती के लिए तैयार किया जाए, ताकि वो एक अच्छा आर्थिक हमारा संसाधन बने। हमारी ये भी एक सोच है।